होटल राजमहल एपिसोड 4। मालकिन मल्लिका शेखावत की आवाज पूरे होटल में गूंज जाती है जब वो विशाल से बोलती है, जाकर पूछो अपने दोस्त अमन से, उसे सब पता है। मल्लिका की जुबान से अमन का नाम सुनकर विशाल हैरान रह जाता है और एक हवा के झोंके की तरह न जाने कब मल्लिका हवा में धूमिल हो जाती है। विशाल अब अमन से मिलने को बेकरार है। वो फटाफट अपने फोन से मालकिन मल्लिका की लगी पेंटिंग की कोई फोटो खींचता है और तेजी से होटल से बाहर निकल जाता है। सुबह के 4 ही बजे होते हैं जब विशाल अपने दोस्त अमन के घर के बाहर पहुंच जाता है। अगले ही पल अमन अपने घर से नींद में बाहर आता है। इससे पहले कि वो विशाल से कुछ भी पूछ पाए, विशाल अमन का गिरबान पकड़कर उससे पूछता है, क्या किया था तूने मल्लिका के साथ? क्यों तेरे किए कांड की सजा मुझे मिल रही है? अमन खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलता है, क्या हुआ है विशाल? एक तो इतनी सुबह फोन करके मुझे जगा दिया और अब ये अनाप शनाप बातें कर रहा है तू। कौन मल्लिका? विशाल अभी भी गुस्से में अमन को देख रहा है कि तभी उसके दाहिने कान में एक डरावनी, दिल दहला देने वाली आवाज फुसफुसाती है, मार दो इन अमन को। बाएं कान में दूसरी आवाज फुसफुसाती है, दबा दे इसका गला, इसे जीने का कोई हक नहीं। विशाल अपने आप अमन का गिरेबान छोड़कर उसका गला दबाने लगता है। अमन की सांसें थमने लगती हैं। अमन जिंदगी बचाने की गुहार में टूटे शब्दों में बोलता है, विशाल छोड़ मुझे, मैं मर जाऊंगा। विशाल जैसे अपने होश में ही नहीं होता और एक गहरी डरावनी आवाज में बोलता है, तू जीने के काबिल नहीं है। तेरी वजह से विशाल की जिंदगी बर्बाद हो गई है। अमन जिसकी सांसें बिखरने लगी हैं, वो विशाल के हाथों पर कस कस कर मारने लगता है। छोड़ मुझे विशाल, विशाल अपने होश में आ। अमन अपनी बची पूरी जान से बोलता है, विशाल, और वो विशाल को धक्का देता है। अचानक विशाल जैसे अपने होश में आता है और सामने अमन को अपनी गर्दन पकड़े खांसते हुए देखता है। विशाल हैरत में देखता है और अमन से पूछता है, क्या हुआ तुम्हें अमन? अमन खांसता हुआ विशाल को देखता ही रहता है। सूरज की पहली किरण पृथ्वी को चूमने वाली होती है जब अमन और विशाल अमन के घर के नजदीक वाली रेल पटरी पर बैठे होते हैं। विशाल बड़बड़ाते हुए बोलता जा रहा है, वो मुझे मार देगी, वो होटल मेरी जान ले लेगा। तभी अमन बोलता है, मैं उस होटल की मालकिन के साथ क्या कर सकता हूं जब मैंने कभी उसे देखा तक नहीं है। तभी विशाल को याद आता है। वो बोलता है, अब मैंने होटल से निकलते वक्त मालकिन की पेंटिंग की फोटो खींची थी। वो तुरंत अपने फोन में अमन को मालकिन की फोटो दिखाता है और बोलता है, ये है उसकी फोटो, देख इसे और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन गौर से विशाल के फोन में देखता है और फिर विशाल को देखते हुए कहता है, मुझे तुम्हारी बहुत चिंता हो रही है विशाल, कहीं इन सब में तुम अपना मानसिक संतुलन न खो दो। विशाल हैरान होकर बोलता है, यही क्या बके जा रहे हो तुम? फोटो देखो और बताओ तुमने इसे कहां देखा है। अमन एक गहरी सांस भरता है और फोन को पलटकर विशाल को दिखाता है। फिर कहता है, खुद देखो तुम, मुझे क्या दिखा रहे हो? विशाल फोन में देखता है और मल्लिका की फोटो की जगह एक कंकाल की फोटो है। विशाल अचानक से स्तब्ध रह जाता है, उसके हाथ कांपने लगते हैं। वो अपना सर पकड़ लेता है और बोलता है, ये सब क्या हो रहा है मेरे साथ? उसने मुझे कहा था कि तुम्हें पता है, सब कुछ पता है। अमन हिम्मत देते हुए विशाल से बोलता है, विशाल तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्या नाम बताया तुमने उस होटल की मालकिन का? विशाल बोलता है, मल्लिका शेखावत। अमन अपने फोन के इंटरनेट पर मल्लिका शेखावत का नाम सर्च करने लगता है। कुछ फोटो रिजल्ट में आते हैं।
अमन बोलता है, विशाल देखो इन फोटो को, क्या इसमें होटल राजमहल की मालकिन की फोटो भी है? विशाल गौर से सभी फोटोज को एक एक कर देखता जा रहा है और उसकी नजर जाकर रुकती है मल्लिका की फोटो पर। वो अमन को मल्लिका की फोटो दिखाकर बोलता है, यही है मल्लिका। अमन गौर से फोटो को देखता है और सोचते हुए कहता है, कहीं तो देखा है इस चेहरे को, लेकिन ये याद नहीं है कि कहां देखा है। विशाल लगभग गिड़गिड़ाते हुए कहता है, प्लीज अमन याद करो, मेरी जिंदगी बचा लो, वरना बहुत जल्द होटल राजमहल से सिर्फ मेरी लाश बरामद होगी। अमन हौसला देते हुए कहता है, तुम इतना परेशान मत हो विशाल, मैं इस मल्लिका शेखावत के बारे में सब पता लगा लूंगा। तुम अब अपने रूम पर जाओ और आराम करो, वरना तुम बीमार पड़ जाओगे। विशाल अपने कमरे में सोने की कोशिश कर रहा है। जैसे ही उसकी नींद लगती है, वैसे ही उसे जोर से हिलाकर कोई जगा देता है। विशाल परेशान अपने इर्द गिर्द देखकर पूछता है, क्या दुश्मनी है मुझसे, मुझे सोने क्यों नहीं देते? तभी उसके कान में कोई फुसफुसाता है, हम भी तो नहीं सोए हैं पिछले 60 सालों से। विशाल झुंझला कर कहता है, मार दो मुझे या फिर चैन से जीने दो। तब उसे सिर्फ एक डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल वापस सोने की कोशिश करता है। जैसे ही उसकी आंखें बंद होती हैं, तभी कोई अदृश्य शक्ति उसकी रजाई खींचकर नीचे फेंक देती है। विशाल फिर भी अपनी जगह से नहीं हिलता और आंखें बंद किए बस लेटा रहता है। तभी वो अदृश्य शक्ति विशाल के पैर पकड़कर उसे घसीटकर चारपाई से नीचे गिरा देती है। विशाल उठता है और वापस चारपाई पर लेटने जाता है, लेकिन तभी कोई अदृश्य ताकत चारपाई को खड़ा कर देती है। विशाल दहशत में यह देखता रह जाता है। उसकी नजर कमरे में लगे आईने पर पड़ती है तो वो देखता है कि एक जले हुए आदमी ने चारपाई को एक हाथ से उठा रखा है। आईने में उसे अपने कमरे में एक दो नहीं बल्कि 8 दुष्ट राख की तरह जली हुई खूंखार आत्माएं दिखाई देती हैं। विशाल बेबस सा एक कोने में जाकर सिर झुकाए बैठ जाता है, जैसे उसने इस लड़ाई में हार मान ली हो। देखते ही देखते दिन ढल जाता है। सूरज आसमान को लाल रंग कर ढलने लगता है। अभी भी विशाल कमरे के उसी कोने में अपने पैर पकड़े बैठा हुआ है और उसकी नींद ने जाने कब से उसका साथ छोड़ दिया है। तभी प्रिया चाय लेकर कमरे में आती है। विशाल को यूं एक कोने में बैठा देख वो हैरान रह जाती है। वो चाय का ट्रे साइड टेबल पर रखती है और विशाल के पास आती है। यहां इस तरह क्यों बैठे हो विशाल? विशाल उसकी तरफ देखता है और उसे अपने होठों पर उंगली रखकर शांत रहने का इशारा करता है। कमरे में हम अकेले नहीं हैं, हमारे अलावा 8 लोग और भी मौजूद हैं। प्रिया घबराकर अगल बगल देखती है, लेकिन उसे वहां कुछ दिखाई नहीं देता। कोई भी तो नहीं है विशाल यहां? विशाल घबराया हुआ बोलता है, प्रिया वो लोग तुम्हें दिखाई नहीं देंगे, लेकिन मुझे दिखाई देते हैं। प्रिया झुंझला जाती है। विशाल तुम आज के आज होटल राजमहल की नौकरी छोड़ दो, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर यूं नहीं देख सकती। तभी विशाल को डरावनी हंसी सुनाई देती है। विशाल इशारा करके प्रिया को चुप रहने के लिए कहता है, श्श्श, इनके सामने बात मत करो। यह सुनकर प्रिया और झुंझला जाती है। आज तुम अपनी नौकरी पर होटल राजमहल नहीं जाओगे। विशाल बेबसी से प्रिया की तरफ देखता है। मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन 11 बजते ही मैं अपने आप होटल राजमहल पहुंच जाता हूं। प्रिया कहती है, मैं देखती हूं आज तुमको कौन यहां से होटल राजमहल लेकर जाता है। दीवार की घड़ी में रात के 11 बजने में सिर्फ 1 मिनट बचा है। प्रिया ने विशाल को चारपाई के साथ बांध दिया है। उसके हाथ चारपाई के फ्रेम से बंधे हैं और पैर
चारपाई के निचले हिस्से में बंधे हैं। प्रिया और विशाल दोनों घड़ी को एक टक देख रहे हैं और सेकंड्स की सुई टिक 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 करते हुए 12 से टकराती है और ठीक 11 बज जाते हैं। विशाल की आंखें अपने आप बंद हो जाती हैं। विशाल डरता हुआ अपनी आंखें खोलता है। अपने आसपास देखकर उसके जिस्म में एक सिरहन सी दौड़ जाती है। खुद को विशाल होटल राजमहल के रिसेप्शन डेस्क पर पाता है। उसके हाथों और पैरों में रस्सियों का एक सिरा बंधा हुआ है। विशाल को यकीन हो जाता है कि भले ही वो पाताल लोक में जाकर छिप जाए तो भी 11 बजे उसे होटल राजमहल में आना ही पड़ेगा। तभी अचानक से विशाल को अपने आसपास एक ठंडी हवा के झोंके का एहसास होता है और अगले ही पल होटल का मेन डोर खुलता है और सामने से प्रिया होटल में दाखिल होती है। विशाल प्रिया को होटल में देखकर स्तब्ध रह जाता है। वो फौरन प्रिया की तरफ दौड़ता है। प्रिया अपनी सुध बुध खोए रिसेप्शन की तरफ ही बढ़ती जा रही है। उसका एक हाथ पीछे छुपा हुआ है। विशाल जल्दी से प्रिया के सामने आकर उसका रास्ता रोक लेता है। प्रिया, तुम यहां क्या कर रही हो? तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। लेकिन प्रिया उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। प्रिया बिना अपनी पलकें झपकाए बड़ी बड़ी आंखों से सामने की तरफ एकटक देख रही है, जैसे कि वो किसी सम्मोहन में कैद हो। विशाल प्रिया को हिलाता है। तुरंत वापस चली जाओ प्रिया, यहां रहना खतरे से खाली नहीं। तभी अचानक प्रिया अपना छुपा हुआ हाथ सामने लाती है, जिसमें उसने एक तेज धार वाला खंजर पकड़ा होता है और अगले ही पल वो खंजर से अपना गला रेत लेती है। ये देखकर विशाल के होश फाख्ता हो जाते हैं। प्रिया की गर्दन से चौड़ी खून की धारा पानी की झरने की तरह नीचे बहने लगती है। लेकिन यहां फर्क सिर्फ इतना ही है कि ये खून की धार है। वहीं प्रिया अगले ही पल नीचे गिरने लगती है। जल्दी से विशाल उसे अपने बाहों में थाम लेता है और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है। ये तुमने क्या किया प्रिया? प्रिया सिर्फ विशाल को एक टक देखती रहती है। विशाल रोते हुए आगे बोलता है, तुम क्यों आई यहां प्रिया? ये इंसानों की बस्ती नहीं है, यहां सिर्फ हैवान बसते हैं। वो प्रेत आत्माएं जो बरसों से यहां इस राजमहल में भटक रही है। विशाल हड़बड़ा जाता है। मैं तुमको अभी अस्पताल ले चलता हूं। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाता है और दरवाजे की तरफ भागने लगता है। जैसे ही वो दरवाजा लांघने वाला होता है कि तभी दरवाजा अचानक से उसके चेहरे पर धड़ाम से बंद हो जाता है। इससे विशाल सदमे में आ जाता है और वो चिल्लाता है, दरवाजा खोलो, प्लीज दरवाजा खोलो। विशाल अपने पैर दरवाजे पर मारता है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ कुछ अदृश्य लोगों की हंसी ठिठोली सुनाई देती है। विशाल प्रिया को अपनी बाहों में उठाए दूसरे दरवाजे की तरफ भागता है। जैसे ही वो दरवाजे के नजदीक पहुंचता है, दरवाजा धड़ाम से बंद हो जाता है। अब तक प्रिया का काफी खून बह चुका होता है। विशाल के हाथ और उसके कपड़े खून में सन गए होते हैं। विशाल समझ ही नहीं पा रहा होता है कि वो क्या करे। तभी प्रिया की आंखें बंद होने लगती हैं। विशाल जल्दी से प्रिया को नीचे अपनी गोद में लेटाता है और उसके चेहरे को थपथपाता है। प्रिया, अपनी आंखें खुली रखो, मैं तुमको हॉस्पिटल ले जाऊंगा। विशाल हर तरफ देखकर चिल्लाता है, हेल्प हेल्प, प्लीज हेल्प करो कोई। तभी हर तरफ से हंसने की आवाज आती है। प्रिया की आंखें अब पूरी तरह से बंद हो जाती हैं। फर्श पर हर तरफ खून पानी की तरह फैल गया होता है। विशाल प्रिया को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन प्रिया ने अब सांस लेना भी बंद कर दिया है। विशाल की आंखों से आंसू बहने से नहीं रुकते। वो प्रिया को पकड़कर बहुत रोता है। प्रिया, 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 प्लीज डोंट डाई ऑन मी।
विशाल बिलख बिलख कर प्रिया की लाश को अपनी गोद में लिए रोता रहता है। तभी सीढ़ियों की तरफ से ताली बजने की आवाज आती है। विशाल सीढ़ियों की तरफ देखने लगता है। वो सीढ़ियों से मल्लिका को नीचे आते देखता है। मल्लिका ताली बजाना बंद करती है और गुस्से से विशाल की तरफ देखती है। उसकी आवाज में एक अजीब सी दहशत सुनाई देती है, जैसे कोई बहुत बुरी प्रचंड शक्ति मल्लिका के अंदर से बोल रही हो। क्यों तकलीफ होती है ना जब किसी अपने की मौत होती है, खासकर जिससे हम बेइंतहा प्यार करते हैं। सच कहूं, मुझे भी बहुत तकलीफ हुई थी। आज तुमने पहली बार वो दर्द महसूस किया जो मैं पिछले 7 सालों से रोज सहती आई हूं। विशाल सिर्फ प्रिया की लाश अपनी गोद में लिए रोता जा रहा है। वो मल्लिका की तरफ देखता है और बोलता है, मुझे नहीं मालूम मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मुझे नहीं पता मुझसे क्या गलती हुई है, लेकिन मैं इतना जानता हूं कि मैं जानबूझकर किसी को कोई तकलीफ नहीं दे सकता। मारना ही था तो मुझे मार देती। मेरी प्रिया को मारने की क्या जरूरत थी। मल्लिका सामने रखे एक सोफे पर टांग के ऊपर टांग रखकर बैठ जाती है। उसके गाउन के हटने से उसकी लंबी गोरी चमकदार मखमली टांगे दिखाई दे रही है। विशाल आंखों में आंसू लिए एकटक मल्लिका की तरफ देखता जा रहा है। तभी मल्लिका बोलती है, आज मैंने तुम्हें माफ किया, जाओ प्रिया की जान बख्श दी। विशाल प्रिया की तरफ देखता है तो वहां पर उसको प्रिया की जगह सिर्फ राख पड़ी दिखती है। विशाल की जान में जान आती है। तभी मल्लिका बोलती है, आगे से अगर तुम्हारी प्रिया ने हमारे बीच अपनी टांग अड़ाई तो आज तो सिर्फ एक छलावा था, अगली बार छलावे की जगह हकीकत होगी। तभी विशाल अपनी जगह से खड़ा होता है और मल्लिका के पास आता है। वो अपने घुटनों पर बैठ जाता है और मिन्नतें करते हुए कहता है, मुझसे क्या गलती हुई है, मुझे बता दो, मैं पश्चाताप करने को तैयार हूं। तभी मल्लिका खड़ी हो जाती है और अपनी लंबी गोरी टांग विशाल के कंधे पर रखते हुए बोलती है, जैसे मुझसे मेरे सारे रिश्ते अलग हो गए, वैसे ही मैं तुमसे तुम्हारे सारे रिश्ते एक एक का छीन लूंगी। विशाल मल्लिका के पैर पकड़कर पूछता है, मेरी क्या गलती है। मल्लिका उसकी आंखों में घूर कर देखती है। इसका जवाब तो तुम्हें ढूंढना होगा विशाल। विशाल नजरें उठाकर मल्लिका की तरफ देखता है। पल भर में मल्लिका राख में तब्दील हो जाती है और हवा में पल भर में कहीं गुम हो जाती है। तो क्या होगा आगे की कहानी में? क्या विशाल ढूंढ पाएगा कि उसे किस बात की सजा मिल रही है? जाने अनजाने ऐसी कौन सी गलती हुई है विशाल से जिसके लिए उसकी जिंदगी में यह तूफान आ खड़ा हुआ है? होटल राजमहल एपिसोड 5 अधूरी इच्छाएं। जवाब तुम्हें खुद पता करना होगा विशाल। मल्लिका के कहे ये शब्द बार बार विशाल के कानों में गूंजते जा रहे होते हैं। विशाल बौखला जाता है। मैंने तो ये नौकरी करने से पहले कभी मल्लिका शेखावत का नाम भी नहीं सुना था। फिर मेरा क्या रिश्ता है इसके साथ? मैंने ऐसा क्या किया है उसका जो मेरी जिंदगी का ये हाल हो गया है? विशाल अभी ये सब सोच ही रहा होता है कि उसकी नजर रिसेप्शन के टेबल के नीचे पड़े एक रजिस्टर पर जाती है। विशाल कांपते हाथों के साथ उसे उठाता है तो उसे उस रजिस्टर के आगे के कुछ पन्ने जले हुए मिलते हैं और उसे आखिरी पन्ने पर रिसेप्शनिस्ट के नाम की लिस्ट मिलती है, जिसमें विशाल को अपना नाम भी दिखाई देता है। विशाल के नाम के ऊपर एक और नाम लिखा होता है, अमित ठाकुर। विशाल सोचता है कि शायद यहां पहले काम करने वाले आदमी को
कुछ पता हो कि आखिर ये मालकिन चाहती क्या है। इसीलिए विशाल उसका नंबर और पता नोट कर लेता है। अगली सुबह विशाल सबसे पहले अमित ठाकुर के नंबर पर कॉल करता है। सामने से आवाज सुनकर विशाल पूछता है, हेलो अमित, तुम पहले होटल राजमहल में रिसेप्शनिस्ट का काम करते थे ना? लेकिन सामने से किसी की आवाज नहीं आती और फोन खुद ब खुद कट जाता है। विशाल जब दोबारा फोन करता है तब फोन स्विच ऑफ आ रहा होता है। तभी विशाल के कानों में किसी की हंसी गूंजने लगती है और एक अदृश्य आवाज सुनाई देती है, तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा विशाल। विशाल इस बात को नजरअंदाज करते हुए बड़बड़ाता है, मुझे इस सब का अंत करना है, जिसके लिए अगर मुझे जमीन खोदकर भी अमित ठाकुर को निकालना पड़े तो भी मैं वो करूंगा। विशाल सीधे अमित ठाकुर के घर के एड्रेस की ओर निकल पड़ता है। विशाल उस रिसेप्शनिस्ट के घर पहुंच जाता है और बेल बजाकर अंदर से किसी के आने का इंतजार करने लगता है। कुछ ही देर में एक 40-45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी अपनी आंखों को हाथों से रगड़ता हुआ बाहर आता है। सुबह सुबह अपने घर के बाहर विशाल को इतनी खराब हालत में देखकर पहले तो वो आदमी हैरान रह जाता है और कुछ देर रुककर फिर विशाल से पूछता है, कहिए क्या काम है? विशाल पूछता है, ये अमित ठाकुर का ही घर है ना? उस आदमी ने जम्हाई लेते हुए कहा, जी नहीं, वो लोग तो कुछ दिन पहले ही ये घर छोड़कर चले गए। ये जवाब सुनकर विशाल की उम्मीद टूट जाती है, पर फिर भी वो एक कोशिश करते हुए पूछता है, क्या आपको पता है कि वो अब कहाँ रहते हैं? बिना सोचे समझे उस आदमी ने कहा, जी नहीं, मैं नहीं जानता। इतना कहकर वो आदमी घर के अंदर जाने लगता है। तभी विशाल उन्हें रोकते हुए कहता है, देखिए, मेरा अमित से मिलना बेहद जरूरी है, आप प्लीज मेरी मदद करिए। अगर आपको कुछ भी पता है तो मुझे बताइए प्लीज। विशाल को परेशान देखकर कुछ सोचकर उस आदमी ने कहा, अच्छा देखिए, हमारे घर से ठीक सामने जाकर दाएं मुड़ेंगे ना तो आपको बंसीलाल की परचून की दुकान दिखाई देगी। एक बार आप उनसे पूछिए, क्योंकि यहाँ रहने वाले सभी लोगों के घर बंसीलाल की दुकान से ही सामान आता है और अच्छी बोलचाल भी है, तो वो हो सकता है वो अभी भी अमित के घर राशन पहुंचाते हो। आप उनसे एक बार पूछिए। विशाल उन्हें थैंक यू कहकर बौखलाई हालत में भागकर उस दुकान की ओर बढ़ता है। विशाल हाफते हाफते खुद को संभाल कर पूछता है, क्या आप ही बंसीलाल हैं? वो आदमी जवाब देता है, जी हाँ, हम ही बंसी है, कहिए क्या बात है? विशाल आगे पूछता है, क्या आप जानते हैं कि कोठी नंबर 703 में रहने वाले अमित ठाकुर घर बदलकर कहाँ गए हैं? बंसीलाल ने जवाब दिया, नहीं भैया, ये तो हमें नहीं पता। जब से वो यहाँ से गए हैं तब से वो हमसे दोबारा नहीं मिले। ये सुनकर विशाल बहुत उदास हो जाता है और वो जैसे ही मुड़कर जाने लगता है तभी उसे एक अजनबी पीछे से आवाज देकर कहता है, तुम अमित ठाकुर को ढूंढ रहे हो ना? विशाल हैरानी से मुड़कर उस आदमी की तरफ देखता है। इस आदमी को विशाल ने आज से पहले कभी नहीं देखा होता। विशाल बोलता है, जी हाँ, लेकिन आपको कैसे पता? वो आदमी बोलता है, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं। मुझे पता है कि तुम्हें अमित कहां मिलेगा, बस आओ मेरे साथ। विशाल बिना कुछ कहे उस आदमी के साथ पीछे पीछे चलने लगता है। कुछ दूर चलने के बाद वो आदमी विशाल को एक शराब के ठेके पर लेकर जाता है और एक तरफ इशारा करके कहता है, वो जो शराब के नशे में धुत होकर जमीन पर पड़ा है ना, वही अमित है। विशाल जाकर उस आदमी को गौर से देखता है और पहली नजर में ही वो उसे पहचान जाता है। यही वो आदमी था जिसने पहली रात को होटल राजमहल में विशाल को अपनी जगह पर नौकरी दी थी और देते ही भाग गया था। लेकिन जैसे ही विशाल उस आदमी को शुक्रिया करने के लिए मुड़ता है जो उसे अमित ठाकुर के पास लाया है, वो हक्का बक्का रह जाता है क्योंकि वहां पर कोई आदमी नहीं होता। विशाल हैरानी से चारों तरफ नजर घुमाता है लेकिन उसे वो आदमी कहीं दिखाई नहीं देता।
ऐसे कैसे हो सकता है? अभी तो वो आदमी यही था, ऐसे अचानक से गायब कैसे हो गया वो? विशाल बहुत ज्यादा घबरा जाता है, लेकिन इन सब ख्यालों को दरकिनार करते हुए वो सीधे अमित की ओर बढ़ता है। अमित को बेहोश देखकर विशाल वहां रखी एक बोतल से उस पर पानी के छींटे मारता है, और जैसे ही अमित कुछ होश में आता है, वो अपने सामने विशाल को देखकर घबरा जाता है। विशाल उससे बोलता है, अमित ठाकुर। पहला मौका मिलते ही अमित वहां से भागने लगता है, लेकिन विशाल उसका पीछा करता है और उसे दबोच लेता है। अमित अपने हाथ जोड़कर कहता है, मुझे जाने दो, मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन विशाल अमित को सहारा देकर उठाता है और पास की चाय की टपरी पर उसे लेकर जाता है। 2 गरम चाय के प्याले विशाल और अमित के सामने एक लड़का रखकर चला जाता है। अमित जल्दी से चाय को उठाकर पीने लगता है। विशाल तभी अमित से कहता है, देखो भाई, मुझे तुम्हारी मदद की बहुत जरूरत है। मैं तुमसे सिर्फ ये जानना चाहता हूं कि होटल राजमहल की मालकिन मल्लिका शेखावत आखिर चाहती क्या है? अमित विशाल की ओर देखकर रोने लगता है। मुझे ये सब नहीं पता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम प्लीज प्लीज मुझे जाने दो, दूर रहो मुझसे। विशाल एक बार फिर कोशिश करते हुए कहता है, देखो, तुम्हें कुछ तो पता होगा। जिस मुश्किल से तुम जान बचाकर निकले हो, मैं उसी मुश्किल में फंस गया हूं। प्लीज मेरी मदद करो। अमित एक बार विशाल को घबराई नजर से देखता है और फिर बोलता है, मुझे मल्लिका मैडम ने बस तुम्हारे घर जॉब ऑफर लेटर भेजने को कहा था, वो मैंने तुम्हें भेज दिया था। इससे ज्यादा मुझे कुछ भी नहीं पता। अमित की बात सुनकर विशाल स्तब्ध रह जाता है। इसका मतलब मल्लिका ये चाहती थी कि मैं होटल राजमहल में नौकरी करूं, लेकिन क्यों? अमित रोते हुए कहता है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता मुझे, तो मुझे बख्श दो। इतनी देर में वहां मिट्टी पर कुछ लोगों के कदमों के निशान नजर आने लगते हैं, जो विशाल और अमित की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं, लेकिन उनकी आकृति और शरीर कहीं दिखाई नहीं दे रही। ये देखते ही अमित जोर जोर से रोने लगता है, वो आ गए, वो लोग आ गए। इतना कहते ही अमित वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाता है। विशाल भी ये देखकर बहुत घबरा जाता है। तभी वहां से कदमों के निशान गायब हो जाते हैं। सारा दिन विशाल के दिमाग में बहुत से सवाल गूंजते रहते हैं। आखिर क्या मकसद है मल्लिका का मुझे होटल राजमहल बुलाने का? मैंने तो इससे पहले उसे कभी देखा तक नहीं था। सबके पीछे कोई तो गहरा राज जरूर है। प्रिया सारे दिन में कई बार विशाल को कॉल करती है, लेकिन विशाल उसका फोन नहीं उठाता। इतने दिन से अच्छे से ना सो पाने की वजह से विशाल की हालत लगातार खराब होती जा रही होती है, और जैसे ही घड़ी में रात के 11 बजने वाले होते हैं, विशाल के दिल की धड़कनें अपने आप तेज होने लगती हैं। अब विशाल भागने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि वो जानता है कि वो कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, वो होटल राजमहल से पीछा नहीं छोड़ा पाएगा। 11 बजते ही विशाल का सर जोर से चकराने लगता है और वो अगले ही पल होटल राजमहल की कुर्सी पर बैठा होता है। विशाल दहशत से इधर उधर देख रहा होता है। तभी होटल का दरवाजा अपने आप खुलता है और एक बहुत ही खूबसूरत लड़की होटल के अंदर दाखिल होती है। उसके पीछे उसका सामान उठाए हुए वही आदमी घुसता है जो हर वक्त विशाल के इर्द गिर्द रहता है। वो आदमी घूर कर विशाल की ओर देखता है और उसकी तरफ बढ़ता है। विशाल की हालत खराब होने लगती है, लेकिन वो आदमी बिना विशाल को कुछ कहे उसके ड्रॉर से रूम नंबर 1101 की चाबी लेकर वहां से चला जाता है। विशाल तो उस औरत को देख पा रहा होता है, लेकिन वो औरत एक पल के लिए भी विशाल की तरफ नहीं देखती। तभी विशाल को किसी के पैरों की आहट सुनाई देती है और कुछ ही देर में विशाल के सामने मल्लिका खड़ी होती है। मल्लिका ने बाथरोब पहना होता है और अपने बालों पर टॉवल लगाया होता है।
जैसे कि वो अभी अभी बस नहा कर आई हो। विशाल उसको देखते ही अपनी नजरें दूसरी तरफ घुमा लेता है। वो हंसते हुए पूछती है, तो क्या पता चला तुम्हें अमित ठाकुर से? ये सवाल सुनते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं। डर के कारण उसका शरीर कांपने लगता है और वो मल्लिका की तरफ एकटक देखने लगता है। मल्लिका मुस्कुराते हुए कहती है, ये जानकर अच्छा लगा कि कोशिश कर रहे हो तो वेरी गुड। लेकिन तुम गलत जगह कोशिश कर रहे हो विशाल। तुम्हें यहां से कुछ हासिल नहीं होगा, कुछ भी नहीं। इससे पहले कि विशाल कोई जवाब दे पाता, रिसेप्शन टेबल पर पड़ा फोन बजने लगता है। विशाल घबराहट के मारे पूरा हिल जाता है और खुद को गिरने से बचाने के लिए कुर्सी का सहारा लेता है। वो जैसे ही मल्लिका की तरफ देखता है, वो वहां से गायब हो चुकी होती है। विशाल डरते डरते फोन उठाता है तो सामने से एक औरत की आवाज उसे आती है, मेरी मदद कीजिए प्लीज, जल्दी से रूम नंबर 1101 पे आइए। इतनी देर में उस औरत के चीखने और चिल्लाने की आवाजें सुनाई देती है और फोन कट जाता है। ये तो वही औरत है जो अभी अभी होटल के अंदर दाखिल हुई थी। ये सोचते हुए विशाल भागता हुआ 11वें फ्लोर की तरफ बढ़ता है। उसे रूम के बाहर पहुंचते ही अंदर से काफी शोर की आवाज सुनाई देती है। विशाल जैसे ही रूम नॉक करने लगता है, दरवाजा अपने आप खुल जाता है और अंदर का नजारा देखकर विशाल की आंखें हैरानी में बड़ी होती चली जाती है। रूम के अंदर एक आदमी पूरी तरह से उस औरत को मार रहा होता है और वो औरत विशाल की तरफ देखकर उसे मदद के लिए बुला रही होती है। विशाल भागता हुआ उस तरफ बढ़ता है और उस आदमी को रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन विशाल जैसे ही उस आदमी को रोकने के लिए अपना हाथ बढ़ाता है, वो उसे पकड़ नहीं पाता, जैसे कि वो धुएं को पकड़ने की कोशिश कर रहा हो। विशाल बार बार अपने हाथों से उस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन हर बार नतीजा एक सा। वो चाहकर भी उस आदमी को नहीं रोक पा रहा था। विशाल ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाता है और फटाफट रूम में पड़े टेलीकॉम से पुलिस को फोन करने लगता है, लेकिन वो फोन बिल्कुल डेड पड़ा होता है। ये देखकर विशाल को यकीन नहीं होता, क्योंकि अभी कुछ समय पहले इसी फोन से इस औरत ने रिसेप्शन पर फोन किया होता है। विशाल डरते हुए रूम से बाहर भागता है कि शायद उसे कोई और नजर आ जाए जो इस वक्त उस औरत की मदद कर सके, लेकिन विशाल पूरे कॉरिडोर में भागता है और चिल्लाता है, कोई है यहाँ, वो आदमी मार देगा उस औरत को, कोई उसकी मदद करो प्लीज। विशाल की आवाज सुनने वाला वहां कोई नहीं होता और वहीं दूसरी तरफ अब उस औरत के चीखने की आवाज भी विशाल को सुनाई देनी बंद हो जाती है। विशाल भागकर जब रूम नंबर 1101 में जाता है, तब उस आदमी ने उस औरत को पंखे के साथ फांसी पर लटका दिया होता है। वो औरत पंखे पर झूल रही होती है और उसकी आंखें बाहर को निकल चुकी होती हैं। विशाल को ऐसा लगता है जैसे वो औरत उसे बचा ना पाने के लिए उसे घूर कर देख रही होती है। वहीं वो आदमी जिसने उस औरत को मार दिया है, वो अपना बैग उठाकर अपने कपड़े ठीक कर विशाल को देखकर हंसता हुआ वहां से जाने लगता है। विशाल एक बार फिर उसे पकड़ने की कोशिश करता है, कहां भाग रहा है खूनी, रुक। लेकिन वो आदमी वहां से बाहर चला जाता है, जैसे उसने विशाल की बातें सुनी ही ना हो। विशाल जब उस औरत की तरफ देखता है, वो औरत जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है, मेरा एक काम करना होगा विशाल। ये देखकर विशाल जोर जोर से चिल्लाते हुए पीछे हटने लगता है और इसी बीच उसका पैर फिसल जाता है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाता है। वो जैसे ही खुद को संभालते हुए ऊपर कमरे की तरफ देखता है, तो कोई धड़ाम की आवाज के साथ कमरे को बंद कर देता है। ये देखकर विशाल घुटनों के बल बैठकर जोर जोर से चिल्लाने और रोने लगता है, मल्लिका, मार दो मुझे, आकर मार दो मुझे, थक गया हूं मैं ऐसे होटल में भटकता भटकता। आखिर क्या गलती हुई है मुझसे, मुझे किस बात की सजा दे रही हो तुम?
मेरी जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर कर दी है तुमने। इससे तो अच्छा तुम ये जिंदगी ही ले लो मुझसे। आओ, सजा दो मुझे, सजा दो मुझे। विशाल अभी भी ये सब कह ही रहा होता है कि उसे बहुत सारे लोगों के एक साथ आने की कदमों की आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखता है, तभी सामने से मल्लिका आ रही होती है और उसके पीछे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। विशाल ये देखकर हैरान रह जाता है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि ये इतने सारे लोग उसके सामने यहां होटल राजमहल में मौजूद हैं। मल्लिका कहती है, तुम यहां से जाना चाहते हो ना? इस होटल राजमहल से खुद को आजाद कर लेना चाहते हो ना? ठीक है, तुम जा सकते हो। विशाल को मल्लिका की बात पर यकीन नहीं हो रहा होता कि वो विशाल को यहां से जाने के लिए कह रही है। वो धीरे धीरे जमीन से उठकर खड़ा होता है और खामोशी के साथ मल्लिका की तरफ देखता है। मल्लिका एक बार फिर कहती है, तुम यहां से जा सकते हो, लेकिन मेरी एक शर्त है। विशाल बड़ी मुश्किल से शब्दों को जोड़ते हुए कहता है, शर्त? कैसी शर्त? मल्लिका रहस्यमयी मुस्कान के साथ विशाल से कहती है, जानते हो ये सब लोग जो मेरे साथ खड़े हैं, ये कौन है? विशाल अपना सर ना में हिलाता है। मल्लिका कहती है, ये सारे लोग मर चुके हैं। यहां इनकी आत्माएं खड़ी हैं तुम्हारे सामने विशाल। 2015 में इस होटल में लगी आग में ये झुलस गए थे। ये होटल भले ही शहर के नक्शे से चल चुका हो, लेकिन आज भी इसमें 120 आत्माएं भटकती हैं मुक्ति पाने के लिए, और इसके पीछे कहीं ना कहीं तुम भी जिम्मेदार हो। यह सुनकर विशाल के पांव के नीचे से जमीन सरक जाती है और वो दहशत से सबके चेहरों की ओर देखने लगता है। वो सभी लोग घूर कर विशाल की ओर देख रहे होते हैं। विशाल के होठ कांपने लगते हैं और वो कुछ बोल पाने की स्थिति में नहीं होता। मल्लिका आगे कहती है, तुम्हें यहां मौजूद इन 120 आत्माओं की अधूरी इच्छाओं को पूरा करना होगा। इन्हें मुक्ति दिलानी होगी। उसके बाद तुम यहां से जा सकते हो, फिर आजाद हो जाओगे तुम इस गुलामी से। तो क्या होगा आगे की कहानी में? कैसे करेगा विशाल इन आत्माओं की इच्छाओं को पूरा? क्या रिश्ता है उसका मल्लिका से? अगर आप भी इन सभी